यदि आपका वज़न नहीं बढ़ता है, आपको कमज़ोरी रहती है, खाया पिया आपको नहीं लगता है और आपने बहुत सारी जाँचें करा ली हैं, आपको कमज़ोरी बनी रहती है लगातार और टेस्ट में कुछ नहीं आता है और आपने बहुत सारे इलाज भी ट्राई कर लिए हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथ, कुछ आपने नेचुरल चीज़ें भी ट्राई कर ली हैं, लेकिन आपको कुछ भी फ़ायदा यदि नहीं होता है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप देखिए, समझने की कोशिश करिए। क्योंकि इसमें आपकी जो समस्या है उसका समाधान मिलेगा, उसके कारण का आपको पता लगेगा और इसके लिए सही तरीका क्या है, सही अप्रोच क्या है इसको डील करने का, वो आपको पता लगेगा। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और जो लास्ट 2 डिकेड यानी 20 ईयर का जो मेरा एक्सपीरियंस है एज ए फिजिशियन, एज ए टीचर और एज ए रिसर्च स्कॉलर, और जो आज की जो रिसर्च है हमारे पास, जो क्लिनिकल डेटा जो रिसर्च हमें इंडिकेट करती है, उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूँगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और आपका जो भी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी राय है वो हमें एक्सप्रेस करिए, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और हम कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहली बुनियादी बात ये है कि यदि इस तरह के सिम्टम्स आपके साथ हैं, कंटिन्यूअस आप इन चीज़ों के साथ परेशान हैं और आपका वज़न यानी वेट गेन नहीं करती है आपकी बॉडी, पतले हैं आप, आपको कमज़ोरी बहुत रहती है, आपका पेट का डिस्टरबेंस लगातार बना रहता है और कहीं न कहीं उसके कारण फिर आप दिमागी रूप से भी एक तनाव में हैं, एक परेशानी में हैं, ओवरथिंकिंग आप कर रहे हैं, आपको एक फ़ियर बना रहता है और एक सोमेटाइजेशन आपके साथ हो गया है। सोमेटाइजेशन से मतलब है कि समस्या कई बारी दिमागी होती है लेकिन वो पेट के लक्षणों के साथ या दूसरे कुछ शारीरिक लक्षणों के साथ आपके सामने आती है और आप उसको उस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं और एक कन्फ्यूजन बना रहता है। तो अब हम बात करेंगे कि इस तरह की यदि प्रॉब्लम है तो क्या इसके पॉसिबल कारण हो सकते हैं। देखो, पॉसिबल कारण में जो इंटरनल रीज़न है वो मुख्य रीज़न ये होता है कि किसी कारणवश या तो आपकी आंतों में इन्फ्लामेशन आ जाता है या आपकी आंतें वीक हो जाती हैं, जिससे कि प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है, प्रॉपर भूख नहीं लगती है, या फिर एक कंडीशन होती है जिसमें कि आपकी जीआई मोटिलिटी यानी आंतों की एक स्पीड होती है, जिस स्पीड से आंतें काम करती हैं, यानी हमें जो भूख प्यास लगती है और हमारा जो स्टूल पास होता है, ये सब डिपेंड करता है आपकी इंटेस्टाइन की मूवमेंट पे। यानी आंतों की अपनी एक गति होती है जिसको हम इंटेस्टाइनल मूवमेंट कहते हैं या जिसे हम जीआई मोटिलिटी कहते हैं। यदि वो कम हो जाए तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको आंतें वीक हो सकती हैं, आपको फंक्शनल डिस्पेप्सिया डेवलप हो सकता है और आपको वीकनेस बनी रहेगी और आपको खाया पिया नहीं लगेगा। तो ये 3 पॉसिबल रीज़न होते हैं जिसके कारण हमारी पेट की मैक्सिमम प्रॉब्लम सामने आती हैं और जिसमें कि आपका आईबीएस है, आईबीडी है, आईबीसी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन ओवरऑल यदि आप इसको समझें तो कहीं ना कहीं या तो आंतें कमज़ोर हैं या आंतों में वीकनेस है या फिर आंतों की जो मूवमेंट है, जो स्पीड है, वो कम हो गई है। अब इन्फ्लामेशन को यदि समझें तो बॉडी में इन्फ्लामेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। आपने देखा होगा मसल्स में पेन हो गया, इन्फ्लामेशन आ गई, बोन्स में इन्फ्लामेशन आ गई, पेट में इन्फ्लामेशन आ गई, ब्रेन के अंदर जो सेल्स हैं या टिश्यू है उसमें इन्फ्लामेशन आ गई, इंजरी हो गई। तो ओवरऑल बॉडी की इन्फ्लामेशन भी एक बहुत बड़ी समस्या है और इंटेस्टाइन की जो इन्फ्लामेशन है वो तो डे बाय डे एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर रही है, लोगों के लिए परेशानी भी पैदा कर रही है। इन्फ्लामेशन के पीछे आपको आईबीएस, आईबीडी, क्रॉन्स डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, गैस्ट्राइटिस का होना यानी पेट में इन्फेक्शन, एच पाइलोरिक की ग्रोथ का बढ़ जाना, जो बैड क्वालिटी बैक्टीरिया है उसका बढ़ जाना, गुड क्वालिटी बैक्टीरिया का कम हो जाना, बहुत ज़्यादा एसिडिक पीएच है ना, यानी जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, बहुत ज़्यादा मसाले खाते हैं, बहुत ज़्यादा तीखा लेते हैं, उनको एसिडिक इन्वायरमेंट हो जाता है गट के अंदर और अल्सरेशन की समस्या भी कई बार देखी जाती है जिसको हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं।
यानी पेट में छाले पड़ जाएं या फिर पेट में कोई इंजरी हो जाए, जख्म हो जाए, गैस्ट्रिक अल्सर वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है। अब यदि आपकी इंटेस्टाइन वीक है तो उसके पीछे क्या रीज़न होते हैं? देखो, आपकी गट जो है, जो इंटेस्टाइन है, उसकी वीकनेस के पीछे जो मेजर रीज़न है वो आपका कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, ये एक रीज़न है। और लगातार यदि लंबे समय तक आपको पेट का कोई इन्फेक्शन बना रहे या लगातार एच पाइलोरिक वाली कंडीशंस डेवलप हो जाए आपके पेट के अंदर, और बहुत ज़्यादा एसिडिक यदि आप खाना खाएं, तीखा खाना खाएं, एसिड वाला चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पिएं, तो फिर आपकी जो इंटेस्टाइन है वो वीक हो जाती है, यानी आंतें कमज़ोर हो जाती हैं। उसके बाद आता है कि यदि किसी को जीआई मोटिलिटी बहुत ज़्यादा कम है तो फिर क्या रीज़न हो सकता है? देखो, जीआई मोटिलिटी को डील करने में, यानी कम होने के पीछे कुछ भावनात्मक और कुछ मानसिक समस्याएं भी होती हैं, लेकिन कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिसको कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि स्ट्रेस के कारण आपका जीआई मोटिलिटी कम हो सकता है। यदि आप कम नींद लेते हैं तो आपकी जीआई मोटिलिटी कम होगी। यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपकी जीआई मोटिलिटी कम होगी। यदि आप बहुत ज़्यादा पैक्ड फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, एसिडिक फूड लेते हैं, तो आपकी जीआई मोटिलिटी कम होगी। यदि आपकी ओवरऑल बॉडी की मूवमेंट यदि कम है तो आपकी जीआई मोटिलिटी कम होगी। तो ये कुछ मेजर चीज़ें हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं या बहुत ज़्यादा आप एग खाते हैं या बहुत ज़्यादा आप प्रोटीन लेते हैं, तो भी आपकी जो जीआई मोटिलिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए आपके इंटेस्टाइन को, आपके लिवर को, ओवरऑल आपके सिस्टम को कुछ ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि एक राइट कॉम्बिनेशन हो फैट, प्रोटीन और कार्ब्स का और मिनरल्स का और एंटीऑक्सीडेंट का, विटामिन्स का एक राइट कॉम्बिनेशन, यानी आपकी जो प्लेट है उसका एक कॉम्बिनेशन राइट होना चाहिए। इसके बाद आता है कि जो आपका नेचुरल मैनेजमेंट है। यदि ये समस्या किसी को हो गई है, आईबीएस जैसी कंडीशन है, आंतों की कमज़ोरी वाली कंडीशन है, या आंतों में सूजन है, या वीकनेस है, या फिर आपका वजन नहीं बढ़ रहा है, कमज़ोरी है, आप बहुत ज़्यादा पतले हैं, आपको चक्कर आता है, डिजीनेस रहती है और कुछ एनर्जेटिक आप फील नहीं करते हैं, आपके पास नॉर्मल एनर्जी भी नहीं होती और सेक्सुअल एनर्जी भी नहीं होती, तो इस तरह की यदि कंडीशंस आपके साथ है तो कुछ नेचुरल चीज़ें हैं जिनको आपको समझना होगा। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। तो क्या नहीं करना है वो समझ लीजिए। लंबे समय तक एक पोस्चर में नहीं बने रहना है, स्मोकिंग बिल्कुल बंद करनी है, और आपको अल्कोहल बंद करनी है, और जितने भी आप पैक्ड फूड, जंक फूड, एसिडिक फूड खाते हो, रिफाइंड फूड, वो आपको बंद करना है। यानी कि वाइट रिफाइंड जो फूड है उसको आप मिनिमाइज करिए। चीनी की जगह आप मतलब गुड़ खाइए, सफ़ेद नमक की जगह काला या सेंधा नमक खाइए। पैक्ड फूड की जगह आप ग्रीन वेजिटेबल्स, फाइबर युक्त भोजन लीजिए जिसमें कि आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। चोकर खाइए, दलिया खाइए। तो ये सब चीज़ें आपको मदद करेंगी। लेकिन यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन वाला पार्ट भी शामिल है तो उसमें आपको देखना होगा कि उसमें आप सॉल्युबल फाइबर ले सकते हैं। जो फूड से आपको फाइबर मिलते हैं वो आपके डाइजेशन के लिए हेल्पफुल रहते हैं। जैसे कि आप सोलेबल फाइबर में आपके 3 फ्रूट्स हैं, अमरूद है आपका, और आपका पपीता है, आपका सेब है, ये आप शामिल कर सकते हैं। जौ का दलिया शामिल कर सकते हैं, ये आपको मदद करेगा। और फर्मेंटेड फूड है आपका, जैसे कि पोहा है आपका, ये आप खा सकते हैं। खिचड़ी दलिया आप शामिल कर सकते हैं। दाल आप खाएं, यदि दाल आप खाते हैं तो दाल से भी आपको अच्छा फाइबर मिलता है, लेकिन दाल को आप 10 से 12 घंटे पानी में डाल के रखिए और उसको अच्छे से कुक करके खाइए। तो ये कुछ नेचुरल चीज़ें हैं जो आपको मदद कर सकती हैं। लेकिन फिर भी किसी को यदि प्रॉब्लम बनी रहती है तो इसमें आपके प्रोबायोटिक, प्री एंड प्रोबायोटिक मदद कर सकते हैं आपके डाइजेशन को रेगुलेट करने में, तो वो आप ले सकते हैं। किसी को यदि इन्फेक्शन रहता है तो वो इन्फेक्शन को डील करें और अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करें। तो जैसे जैसे डाइजेशन इम्प्रूव होगा आप बेटर फील करेंगे। पूरी नींद लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में डीप ब्रीदिंग और जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, यानी पेट की जो पंपिंग एक्सरसाइज है, वो आपको मदद कर सकती है, जिसमें जॉगिंग आपको बहुत मदद कर सकती है। और जितने भी आपके पेट के रोटेशन एक्सरसाइज हैं वो आपको मदद करते हैं, जैसे कि त्रिकोण आसन है आपका, चक्र आसन है आपका, सूर्य नमस्कार है आपका, नौली है आपका, भस्त्रिका है
आपका प्राणायाम है, आपका डीप ब्रीदिंग है, आपका डायफ्राम ब्रीदिंग है, ये सब आपको आपकी जो जीआई मोटिलिटी है और जो आपका फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल जो फंक्शनिंग है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसको रेगुलेट कर देते हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई समस्या बनी रहती है तो आप अपने फिजिशियन से या गैस्ट्रो फिजिशियन से कंसल्ट करिए। यदि आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।